श्रद्धांजलि देते हैं गजल की शाख से टूटे अल्फाज को। इस खास मौके पर मैं प्रणय भारद्वाज आप सभी हजरात का दिल से इस्तकबाल करता हूं। आप हमारे देश की पहली ऐसी महिला संगीत निर्देशिका हैं जिनके संगीत निर्देशन में जगजीत साहब ने इस एल्बम में गाया है और खुद मनीषा जी की आवाज भी इस एल्बम में कई नामचीन कलाकारों के साथ सजी है। संगीत में तो आप माहिर हैं, से जुड़ी हैं प्रदेश और देश की सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी और समाज सेवी श्रीमान संदीप भूतोड़िया जी। आप कोलकाता की जी जान से चुके हैं, कलाकारों की दिल से हौसला अफजाई करते हैं। एक और अजीम शख्सियत हमारे जसवंत सिंह साहब। परंपरा अनुसार सूद की माला से हम अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले और का नजरिया बिल्कुल अलग होगा, लेकिन एक समीक्षक जब किसी किताब को पढ़ता है कि उस किताब में जो भी शब्द, जो भी लम्हा समाया है, वो एक तरीके से आप सभी के सामने पहुंचे। मैं अब आवाज देना चाहूंगा यहां मौजूद जाने वाले सभी। नमस्कार मित्रों, कार्यक्रम के अध्यक्ष संदीप। प्रशंसक की लिखी हुई किताब अगर दूसरा प्रशंसक पढ़े तो वो समीक्षा क्या करेगा। लेकिन कुछ बिखरे बिखरे से भाव आपके साथ मैं साझा करूं। पिछले साल जब जगजीत जी का निधन हुआ तो अनायास जब माइकल जैक्सन का निधन हुआ मैं अमेरिका में था और मित्रों उनके निधन के कोई एक सप्ताह बाद सारे बुक स्टोर्स में, सारे न्यूज स्टैंड्स पर माइकल जैक्सन के बारे में सामग्री की लगभग बाढ़ सी आ गई थी। खूब सारी किताबें, खूब सारी मैगजीन्स, उनके विशेषांक। और ये बात मुझे इस संदर्भ में याद आई कि जगजीत साहब के निधन के बाद हालांकि लोकप्रियता में वे हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण, उतने ही बड़े थे, हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस बात पर मैं सोचता रहा। और कुछ समय बाद जब पहले फेसबुक से और बाद में व्यक्तिशः अमित से ये सूचना मिली कि वे जगजीत जी पर एक किताब लिख रहे हैं, और उसके कुछ समय बाद जब वो किताब हाथ लगी तो उसमें अमित की एक पंक्ति पर मेरा ध्यान गए बगैर नहीं रह सका। अमित ने वहां लिखा ये कि मैं ये सोच रहा था कि लोग जगजीत को सुनना ज्यादा पसंद करेंगे, उनके बारे में पढ़ना भला कोई क्यों पसंद करेगा। और मुझे लगा कि शायद भारत में ये सोच बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि अगर कोई गायक है तो उसको सुन लीजिए, उसके बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ने की फुर्सत भी किसे है, पढ़ने का चाव भी किसे है। और ये बात उस किताब को पढ़ते हुए बराबर मेरे मन में गूंजती रही। अभी जब अमित ने कहा कि इस किताब पर मुझे कुछ कहना है तो फिर यकायक मुझे हिंदी के एक महान लेखक की याद आई। मित्रों, जो लोग हिंदी साहित्य के बाकायदा विद्यार्थी हैं वे तो जरूर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से परिचित होंगे। जो लोग बाकायदा विद्यार्थी नहीं हैं वे भी शायद इतना तो जानते ही होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं। लेकिन यहां मुझे निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद आते हैं। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है श्रद्धा और भक्ति। उस निबंध में श्रद्धा और भक्ति की बात करते हुए वे पहले श्रद्धा और प्रेम इन दो भावों की तुलना करते।
किताब के लेखक अमित शर्मा को यहां बुलाऊं और उनसे इस किताब के बारे में, जग जीते जगजीत के बारे में कुछ अल्फाज सुने। अमित शर्मा। सबसे पहले आभार कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आए, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं मिला हमें, बहुत जल्दी जल्दी कार्यक्रम ये तय हुआ। मेरी ये वैसे प्रोफेशनली जिसका विमोचन हो रहा है तीसरी किताब है, और जिनके विमोचन नहीं हुए या बहुत वैसे हुई 7-8 किताबें हैं। मेरे दोस्त लोग या जो लोग नए मिलते हैं वो ये पूछते हैं कि किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है। मेरी नर्वसनेस देख के, मेरी घबराहट देख के शायद आपको भी अंदाजा हो रहा होगा, किताब लिखना इतना मुश्किल काम नहीं है। किताब लिखने के बाद उसे छपवाना और छपवाने के बाद विमोचन करना ज्यादा मुश्किल काम है। पुस्तक का रॉ मटेरियल, पुस्तक लिखने का आइडिया कैसे आया, किन किन लोगों ने मदद की, ये सारी बातें आपको उस पुस्तक के पहले पन्ने पे आपको, जो मैंने अपनी बात लिखी है, मिलेंगी। मैं उन्हें यहां नहीं दोहराऊंगा। हो सकता है उसी को जानने के लिए आप पुस्तक तक पहुंचे, तो इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। मैं 2-4 चीजें जो मैंने फील की इस बुक को लिखते वक्त, इस पुस्तक को लिखते वक्त, जब मुझे कहा कि मुझे सीताराम झालानी जी ने फोन करके कहा कि राजस्थान का बहुत नाम रोशन किया है जगजीत ने, तो अमित तुम्हें कुछ करना चाहिए, तो मैंने बहुत लाइटली लिया था। हालांकि हुआ यह था, जगजीत जी के जिस दिन निधन का समाचार आया था तब मेरा टीवी ऑन था और मेरे एक आंसू छलका था। मैं अंदर से बहुत इमोशनल हूं, लेकिन आंसू वगैरह नहीं आते, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि भाई क्यों आया। बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने कुछ 10-15 अखबारों की कतरनें उन्होंने समेट कर रखी थी, उसे उन्होंने मुझे दिया, उसे पढ़ा। तब भी मुझे नहीं लगा कि मुझे ये बुक लिखनी चाहिए। मेरे कजन की 4 दिसंबर की मैरिज थी, मेरी भी मैरिज एनिवर्सरी उसी डेट की थी, और 2 दिसंबर का लेडीज संगीत का फंक्शन था। ऑफिस से मैंने छुट्टी ली हुई थी, पैदा हुए जहां उनका जन्म हुआ। यदि मुझे वहां फीलिंग आई तो मैं लिखूंगा, और मैं रातों रात फंक्शन बीच में छोड़ के गंगानगर रवाना हो गया। और एक पूरा दिन मैंने वहां 24 घंटे जब बिताए तो मुझे वो फील आया, मुझे उस हवा में लगा, वहां लोगों से मिला, गली गली में लोग इस तरह से बात कर रहे थे कि हाँ भाई जगजीत जैसा उन्हीं का बच्चा हो या उन्हीं का भाई हो। तो वो फीलिंग जब लेके लौटा तो मुझे था कि लिखूं। लिखने में जल्दबाजी इसलिए की, बहुत जल्दी लिखने की, कि 8 फरवरी को एक दिवस ऐसा आ रहा था, उनका जन्म दिवस सामने दिख रहा था। हालांकि 8 फरवरी तक हम इसे प्रकाशित नहीं कर पाए। आज मैं देखता हूं जब कि जगजीत पे मैंने क्या लिखा, ये सारी बातें तो आप पुस्तक में देखेंगे। उस पूरी किताब का जो मैं लबोलुआब लेता हूं वो ये है कि जगजीत मार्केटिंग का विषय है, मार्केटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाए जाने का विषय है। कैसे एक आदमी एक प्रोडक्ट लेकर डोर टू डोर पहुंचता है कि साहब ये मेरी एक चीज है, इसे आप खरीदिए या इसे आप देखिए, इसे आप जांचिए, परखिए, और हर जगह से उसे लौटा दिया जाता है। वो प्रोडक्ट था जगजीत की आवाज। उसके लिए कहा गया कि कितनी भारी आवाज है, कितनी मोटी आवाज है, ये यहां नहीं चलेगी। उस शख्स ने उस आवाज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, प्रोडक्ट वही का वही था, और पूरी दुनिया को उस आवाज का दीवाना बनाया, उस प्रोडक्ट का दीवाना बनाया। तो मेरे ख्याल से एमबीए का स्टूडेंट या मार्केटिंग की कोई भी किसी भी टर्म में जाने वाला कोई भी व्यक्ति इससे बड़ा उदाहरण नहीं देख सकता कि प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन लोगों का नजरिया बदल दिया उसी आवाज से। ये जगजीत का जादू था। अब ये आदमी जब कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ नया लिखने की, कुछ अलग अपने रूटीन काम से, तो 100 में से 90 लोग ये कहने लगते हैं कि क्या कर रहा है, किसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब करने से क्या होगा। कुछ 100 में से जो 10 लोग होते हैं, उन 10 में से एक हैं श्री सर्वेश भट्ट। मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए एक बार उनके लिए सब लोग ताली बजाएं। मेरे सिर्फ
आज 4 बजे से हल्के हल्के पसीने आने लगे, हल्का हल्का दिल धड़कने लगा कि लोग आएंगे तो ना, कार्यक्रम ठीक तो होगा ना, जो मुख्य अतिथि लोग आएंगे तो नहीं सोचेंगे कि यार किसके प्रोग्राम में आ गया, कहां आ गए। तो वो एक धड़कने थी। बाकी 2 दिन पहले मेरा नाटक था, मैं बहुत व्यस्त था, ऑफिस पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, वो 8 घंटे नौकरी पूरी ढंग से होती है। उसके अलावा 10 तरह के काम, अभी सुबह 8 बजे से घर से निकल के 10 बजे पहुंच रहा था, मुझे शिकन तक भी नहीं आई। वो सर्वेश जी को मैं थैंक्स देना चाहूंगा दिल से, और तो क्या कहूं बस थैंक्स। नाम किताब के द्वारा लिखित आपके सामने है। मेरे पूर्व वक्ता जगजीत के बारे में काफ़ी कुछ कहा। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप भी खुद उससे काफ़ी तारुफ हो जाएंगे। और बचपन हमारे घराना कोई संगीत का घराना नहीं था। हमारे पिता सरदार अमर सिंह जिनका नाम अमर किया है जगजीत ने, अमर हो गया उनका नाम। शब्द भजन गुरबाणी के शौकीन थे, खुद दिलरवा बजाया करते थे, और उनको भी था कि मेरे घर में भी कोई शब्द गायन करने वाला कोई ऐसा हो। हम एक देहधारी गुरु को मानने वाले हैं, नामधारी सेक्ट को बिलोंग करते हैं। तो हमारे संप्रदाय में जितना भी भजन कीर्तन होता है वो रागों के द्वारा होता है, तो उनको भी थोड़ा रागों का इल्म था। खैर, हुआ क्या कि कोई घराना नहीं था, कोई हमारी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी। हाँ, लेकिन घर के अंदर जितने भी हम बहन भाई थे, सबके अंदर एक साथ सुर जो होते हैं उनका निवास था। मेरे में भी है, मेरे छोटे भाई में भी है, मेरी बहन में भी है। प्रयत्न किया पिताजी ने, लेकिन प्रयत्न में सफलता उनको मिली जगजीत के नाम से। सैनी घराने के उस्ताद जमाल खान साहब उनके जगजीत शिष्य रहे। 10 साल तक उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक उनसे सीखा, और मेरे को भी उन्होंने थोड़ा सा सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें पारंगत नहीं हो पाया। खैर, उसी उस्ताद जी ने एक अडाना राग में उसको एक बंदिश सिखाई, जोवन व उमग्यो जाएगी, कासे कहूं मैं दिल की बतियां, कछु ना निभाएगी। तो ये उसने पिलानी की यूथ फेस्टिवल में गाया, एंड ही टॉप द यूथ फेस्टिवल एट पिलानी। ये बहुत पुरानी बात है। तो बचपन मेरा और उसका जो साथ रहा ज्यादा, वो केवल 12 साल की उम्र तक रहा, क्योंकि गंगानगर में इंटर पास करने के बाद कोई व्यवस्था नहीं थी। तो विकल्प था या तो जयपुर पढ़ा जाए या पंजाब जाया जाए। मैं पंजाब चला गया, इसीलिए जगजीत को भी पंजाब भेजा गया, और मैं उसी को डीवे कॉलेज जलंधर में दाखिल करवा के मैं खुद आया था। प्रिंसिपल सूरज भान जी का बड़ा सानिध्य था। खैर, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो जलंधर और जलंधर का वातावरण, हरवल्लभ जी का मेला, संगीत का मेला, वहां का वातावरण एक ऐसा वातावरण था जहां पर जगजीत को अपने आप को निखारना था, और उसने निखारा, काफी निखारा। और सब आप जितने भी उसके प्रशंसक यहां बैठे हैं सब जानते हैं कि उसने किस कदर एक कतरे से एक समुद्र का रूप लिया। और वो जो अमित साहब ने उनकी किताब उनके बारे में जो शाया की, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा प्रयत्न है, और उसमें काफी गहराई तक, यानी मेरे नानेरे तक भी पहुंचे हैं, वो मेरे नानेरे तक पहुंचे हैं। और हमारी फैमिली के बारे में भी उनको काफी जानकारी, जब वो मेरे से पहली दफा यहाँ मिले, मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 35 साल से जयपुर में रह रहा हूँ। आई एम रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जयपुर। आई रिटायर्ड 20 years ago in 1993 फ्रॉम जयपुर।
लेकिन मैंने या जगजीत ने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो ये दर्शाए कि जयपुर में मेरा कौन और किस लिहाज से, किस संबंध से यहाँ रहता है। हमने भी उसको मना किया कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर दुनिया जो है, लोग बात, कई बार कैसा हुआ कि घर आया, खाना खा रहे हैं, किसी को पता नहीं, किसी को कह के नहीं आया, नीचे भीड़ खड़ी है और ऊपर हम बैठे हुए हैं, 2-3 IAS ऑफिसर, 2-3 RAS ऑफिसर आ गए कि साहब हमें मिलना है, सब पधारिए। मिले, उन्होंने भी भोजन किया, जीत ने भी किया, हमने भी किया। इसलिए वो कभी इस बात को जिक्र नहीं करता था कि मैं जयपुर में कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसका हमारे प्रति श्रद्धा, मेरा पुत्र परमजीत सिंह भी आज मेरे साथ आया हुआ है बड़ा, हालांकि ही क्लीन शेव, इसके प्रति उसका बड़ी श्रद्धा थी और श्रद्धा भी इतनी कि मेरे से तो कभी बात कम ही करता था, लेकिन उससे अक्सर फोन पे रोजाना बात कर लिया करता था और पूछ लिया करता था कि कैसे हैं बड़े भाई साहब, भाभी जी कैसी हैं। तो किताब के अंदर जितना कुछ भी अमित साहब ने कोशिश की है, उसके अंदर उल्लेख करने की जगजीत के बारे में, और फिर भी बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं ये सभी जो रुचि रखते हैं, जैसा उसमें अभी कहा पूर्व वक्ता ने कि जगजीत के श्रद्धावान बहुत हैं, उसकी गजल को सुनने वाले की भीड़ वो किसी से छिपी नहीं है, उसको व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किताब के रसिया कितने होंगे, ये किताब की जो लोगों के हाथ में जाएगी उसकी गिनती से पता लगेगा। तो बड़ा अच्छा प्रयास है अमित साहब का। मेरे से इनका 2 बार मिलना हुआ, तीसरी बार आपसे मेरा मिलना नहीं हुआ, और उस वक्त काफी जानकारियां आपको दी, आपने ली, और इन्होंने इधर उधर जाकर के अपना समय इस कार्य हेतु, इस पुनीत कार्य हेतु इसको समर्पित किया, और काफी प्रयास के बाद इस किताब को आपके समक्ष पेश किया। इसका अध्ययन करें, देखें। लेकिन वही बात फिर कहूंगा कि गजल का सुनना, गजल के शायकीन लाखों करोड़ों हैं, लेकिन किताब को पढ़ने वाले कुछ ही नहीं, क्योंकि जगजीत खुद एक अपने आप में एक किताब है, वो भी एक किताब है अपने आप में। गजल को जिंदा करने वाला जगजीत, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जितने भी हैं, इन सबसे अक्सर हम मिलते थे। उनका यही था कि गजल को दोबारा जिंदा करने वाला अगर है हिंदुस्तान में तो वो जगजीत। अभी सरताज मास्टर साहब ने मेरे को ये जो किया, सरताज मास्टर साहब का मेरा बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि आपने सुरेश डिपार्टमेंट था, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, तो मिलने जुलना होता रहता था, जिक्र आता रहता था। तो इसी तरह से और भी कई होंगे जिनसे मेरे अर्जुन प्रजापति जी मेरा ब्याज नहीं आना करते थे, मिला करते थे, और आपसे मैं परिचित नहीं हुआ कि जिस वक्त ये पधार। और प्रेरणा को भी मैसेज किया, इसने अटेंड नहीं किया मेरा मैसेज। और ये भी मेरे को नहीं पता था कि मेरे को इतना बड़ा धन्यवाद दिया जाएगा। पता नहीं अचानक अमित को कुछ क्या समझा, पता नहीं, जो मेरा नाम लिया है और किस बात के लिए धन्यवाद दिया, ये अभी तक भी मैं पूरा नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। केवल कुछ सुझाव दिए थे और फिर थपथपाई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया मैंने। और उसने पूछा था कि भी कोई बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति से इसका अपन को विमोचन करवाना है, तो मैंने संदीप भूतोड़े जी का नाम किया, क्योंकि मैंने भूतोड़े जी को काफी गहराई से देखा है और समझा है पिछले 3-4 महीने में, और कला संस्कृति और साहित्य को लेकर इनके मन में जितनी एक अकुलाहट है, जितनी तड़प है, उसको मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया। बहुत ही एक इमोशनल तरीके से इनको देखा और समझा, क्योंकि ये तो आखिर हमारी बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। शायद आप लोगों को पता होगा कि भूतोड़े जी अपने राजस्थान के ही हैं और सीकर जिले के हैं, और बरसों से कलकत्ता में ही रह रहे हैं, और
उद्योगपति हैं। उद्योगपति इंडिया में बहुत हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, सभी लोग हैं, लेकिन कला साहित्य संस्कृति के लिए कोई अपने बिजनेस का एक भाग खर्च करे, ये एक बड़ा अद्भुत है। क्रिकेट में तो करोड़ों खर्च किए जाते हैं, क्रिकेट में करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, क्रिकेट में लोग दाव लगा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपनी कंपनियां खरीदी हैं क्रिकेट की, भूतोड़िया जी भी खरीद सकते हैं कंपनी, लेकिन उन्होंने इस कला साहित्य संस्कृति को अपनाना ज्यादा उचित समझा और उसके माध्यम से आप कलकत्ता में भी बड़ी गतिविधियां कर रहे हैं। अभी आपने विद्यावरण को बहुत बड़ा अवार्ड बुला के वहां दिया था। और मनीषा जी का नाम मैंने इसलिए प्रपोज किया क्योंकि बात जगजीत सिंह की चल रही थी और मनीषा जी को वो गौरव हासिल हुआ कि इतनी बड़ी हस्ती को अपने माध्यम से इन्होंने कैमरे में कैद करवाया और उनको बांधे रखा। ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है क्योंकि हमारे जयपुर की हमारी अपनी मनीषा जी को ये सौभाग्य मिला, तो इसलिए मैंने इनका नाम प्रपोज किया कि आप इनसे करवाएं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि मैं करीब करीब रोज ही सभी आयोजनों में जाता हूं, पुस्तक विमोचनों के आयोजनों में जाता हूं, 25-30 लोग से ज्यादा कहीं भी नहीं होते हैं, अपने अपने यार दोस्त होते हैं, पुस्तक का विमोचन हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ की भीड़ देख के बड़ा रोमांचित हूँ और जो लोग सब हैं, क्योंकि यहाँ कोई एक विधा विशेष के लोग नहीं है, यहाँ सारी विधाएं मौजूद हैं। यहाँ संगीत भी मौजूद है, यहाँ नाटक भी मौजूद है, यहाँ चित्रकला भी मौजूद है, यहाँ साहित्य भी मौजूद है, यहाँ स्पोर्ट्स भी मौजूद है, यहाँ पर्यटन व्यवसाय भी मौजूद है, यहाँ फैशन डिजाइन से जुड़े लोग भी मौजूद हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा संगम आज यहाँ दिख रहा था, तो इसलिए मेरे कुछ अंतर प्रेरणा हुई कि मैं कुछ जाके बोलूँ, जो कुछ छूट गया है तो उसको मैं कुछ पिरो दूँ यहाँ पे। और आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूँ। मैं यहाँ से देख रहा हूँ हमारे सरताज माथुर साहब को, शायद सबसे बुजुर्ग हमारे रंगकर्मी, और रंगकर्मी ने जितना काम किया है ये यहाँ आए। हमारे विनोद अजमेरा साहब जो हमारे बहुत ही बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं राजस्थान के, ये यहाँ से मुस्कुराते मौजूद हैं। अर्जुन प्रजापति बीच में मौजूद हैं। इन्होंने कम से कम 10-15 पुस्तकें सेवानिवृत्ति के बाद लिखी हैं और एक से एक किताबें इन्होंने लिखी हैं। शायद एक मतलब कहते हैं कि सृजन का कोई वक्त नहीं होता है, वाकई में इन्होंने वो साबित कर दिया कि सेवा काल में इन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा और सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने 15 किताबें कम से कम अलग अलग विषयों पर लिखी हैं। ये हमारे बीच में मौजूद हैं। राजेंद्र गोड़ा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार होंगी मेरे ख्याल से। बड़े बड़े लोग हैं, किशोर पारिक जी हैं, सब अशोक राही जी हैं, सब लोग मौजूद हैं, सुरेंद्र पाल जोशी जी भी मौजूद हैं। इसका कोई व्यक्ति नहीं है। ये हमारे लिए, अमित के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद शर्वेश जी। जो नाम मैं नहीं ले पाया था वो आपने लिए। एक नाम छूट गया, रविंद्र उपाध्याय अभी यहाँ पहुंचे हैं बालों को संभालते हुए। आपका भी स्वागत। जैसा कि सलाम किया है, जगजीत सिंह साहब की आवाज को खुद को एक एल्बम में सजाया है, तो जब कुछ बातें हो गई हैं इस एल्बम के बारे में, तो क्यों ना एक छोटी सी झलक इस एल्बम की देखी जाए। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो यहाँ बीच में आ जाए, ताकि वो एल्बम की झलक आप बड़ी आसानी से और अच्छी तरह से देख सकें।
लोगों का है और इसका श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है। हमारे बीच सलील जी हैं, विष्णु मोहन जी के सुपुत्र, और अपने आप में जैसा उन्होंने कहा, मैं ऐसा तो नहीं बोली उभरता सितारा, ये तो उभर चुके हैं। और जो ये वीडियो आपने जो देखा, उसके निर्माता, उसकी सोच जिन्होंने की और जिन्होंने इस फिल्म को अंजाम दिया, अमित ओझा हमारे पास हैं, आज हमारे साथ हैं। अमित जी प्लीज सामने आइए। और इनके साथ हैं तरुण पवार, जिन्होंने इस पूरे एल्बम को, इसके ऑडियो और वीडियो और इसके दिन और रात एक करके, आपके सामने आ जाइए प्लीज, दिन और रात एक करके इनको अंजाम दिया है। तो इस एल्बम का बहुत थोड़ा सा ही श्रेय मैं ले सकती हूँ। इसमें ये बहुत लोग इसका हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। थैंक यू अमित जी, थैंक यू तरुण जी। जगजीत जी से जुड़े सभी उपस्थित जनों को मेरा आदर भरा नमस्कार। उनकी याद की शमा को जलाए रखो, इन हवाओं को कहीं और उलझाए रखो। अमित जी, आपने क्या खूबसूरत बात जगजीत जी को मुखातिब किया है। ये मैंने आपकी किताब से चोरी की है आज सुबह। ये उनके छोटे ब्रदर करतार सिंह जी की लिखी हुई है। अच्छा, तो खैर मैंने तो चोरी की है कहीं से भी। जगजीत सिंह, जब तक इनसे रूबरू नहीं हुई थी, मैं सोचा करती थी कभी मिली तो न जाने बात भी कैसे कर पाऊंगी, और जब इस शख्सियत को जाना तो पाया, इनसे सहज और अपना कौन हो सकता है। राजस्थान से उन्हें बहुत गहरा लगाव था, शायद इसी वजह से पधारो हमारे देश से वो दिल से जुड़ गए और अपने वायदे को उन्होंने आखिरी मुकाम तक निभाया। फिर पधारो हमारे देश अपने आप में कई यादों और लम्हों का इतिहास बन गया। आज ढेर सारी बातें आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। गुजरे महीनों में मुझे तनिक महसूस नहीं हुआ कि जगजीत जी हमारे बीच नहीं हैं। ऐसा लगा कि कहीं आसपास ही हैं। बाद मरने की तेरी दुनिया को याद रखना। जगजीत सिंह जिंदगी गजल के उस दौर को, जिस दौर को मेहदी हसन साहब ने और गुलाम अली साहब ने, जैसे यहाँ पे जिक्र हुआ, एक एल्बम आया था गजल का सफर, जिस एल्बम में एक पात्र गजल अपनी कहानी कहता है कि गजल कैसे शुरू हुई, उसे रात ठुमरी में कब गाया गया, फिर गजल का क्या दौर चला। वो एल्बम वहां पर आगे खत्म होता है गजल की जगजीत सिंह के बाद में हिंदुस्तान में गजल का जो दौर था, बाकी मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो समकालीन गायक हुए उन्होंने भजन गाए, लेकिन जो गजल का जो दौर था वो हिंदुस्तान में जगजीत सिंह के बाद एक तरह से खत्म हो गया था। कलकत्ता के साइंस ऑडिटोरियम में एसीसी कंपनी का सालाना कार्यक्रम था और कार्यक्रम की अवधि थी 7 से लेके 9 बजे तक, करीब 2 घंटे के लिए। जब 9:30 बजे कुछ फुसफुसाहट शुरू हुई कि क्योंकि कलकत्ता वाली ट्रेंड है कि कार्यक्रम अनमूनन समय से शुरू होते हैं और समय से ही समाप्त हो जाते हैं, जगजीत सिंह जी ने 9:30 से लेके 11:15 तक लगातार गाया और पूरी ऑडियंस बैठी रही और उन्होंने लास्ट में कहा कि मुझे लग रहा था कि आज मैं गाता ही रहूं। वो उनका आखिरी कार्यक्रम था। उसके 7-8 दिन बाद उनका एक कार्यक्रम और भी तय था कलकत्ते में, लेकिन वो बंबई में उस कार्यक्रम में उनको अंतिम बार कलकत्ता में सुनने का सौभाग्य मुझे मिला। जहां तक अमित शर्मा जी की पुस्तक का सवाल है, अब इतने सुरीले भाषण, इतने जोशीले अंदाज के बाद मैं पुस्तक के बारे में क्या कहूं, लेकिन किसी याद को संजोने का सबसे सशक्त माध्यम किसी भी विधा में, किसी भी परंपरा में अगर कोई है तो वो पुस्तक ही है। इस आईफोन जनरेशन के आईपैड युग में मैनुअली या हम लोग कितने भी डाउनलोड करके कुछ भी पढ़ें, लेकिन ये वास्तविकता है कि जो चीज पुस्तक रूप में हमारे पास उपलब्ध है वो हमारे पास आज के लिए नहीं, हमारे पीढ़ियों के लिए भी जरूरत है।
मम्मी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कार्य को किया और मुझे इस अवसर पर बुलाया। इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार।